नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के उमरी पट्टी गांव निवासी दलित युवक सनी कुमार की मौत के बाद राजनीति गर्म है। बुधवार को जहां बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सनी कुमार के घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की और शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं गुरुवार को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ के अध्यक्ष बैजनाथ रावत एवं आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम ने सनी कुमार के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से शोक संवेदना प्रकट की और न्याय का भरोसा दिलाया। इसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए बैजनाथ रावत ने कहा कि हम लोग पीड़ित परिवार से मिले और घटना स्थल पर भी गए। कहा कि हम मृतक को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इंसानियत के नाते हम लोग पूरी तरह से परिवार के साथ हैं और प्रयास है कि पीड़ित परिवार को अनुमन्य राशि 8,25,000 रुपए और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए मिल जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है और मृतक के परिवार के जीविकोपार्जन के लिए भूमि तलाशी जा रही है, जिससे परिवार को भूमि का पट्टा मिल जाएगा। परिवार में एक बिटिया विकलांग है, जिसको विकलांग पेंशन भी दिलाने की कोशिश की जाएगी। 60 साल की अवस्था का अगर कोई परिवार में व्यक्ति है तो उसे वृद्धा पेंशन दिला दी जाए। पीड़ित परिवार का आवास कच्चा है तो प्रधानमंत्री आवास भी उसे दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो लोग भी दोषी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें विवेचना करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि पुलिस ने माना है कि सनी की हत्या हुई है, इसीलिए दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर किसी अन्य पार्टी की सरकार होती है तो मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, पुलिसकर्मी बचा लिए जाते। पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर आयोग के अध्यक्ष कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि इस विषय पर उनकी अभी अधिकारियों से कोई वार्ता नहीं हुई है। दावा किया कि पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी जल्द होगी और जिसके लिए योगी बाबा की सरकार मशहूर है वह भी होगा। पुलिस हिरासत में मौत को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि घटनाएं न हो। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने उनसे CBI जांच की मांग नहीं की है। अगर परिवार कहेगा तो जरूरत पड़ने पर CBI जांच की संस्तुति भी उनके द्वारा की जाएगी। और घटना स्थल पर भी गए तो अब मृतक को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इंसानियत के नाते हम लोग पूरी तरह संवेदनशील हैं और प्रयास है कि पीड़ित को जो अनुमान राशि 8 लाख रुपए मिल जाए। विवेकाधीन से 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री का लिखा पढ़ी की गई है और जीविकोपार्जन के लिए भूमि ढूंढी जा रही है, तो भूमि का पट्टा भी उसे मिल जाए। परिवार में जो लोग पात्र हैं, एक बिटिया विकलांग है तो उसको पेंशन भी हम दिला दें। 60 साल की अवस्था अगर कोई परिवार में है तो उसको वृद्धावस्था पेंशन दिला दें। आवास उसका कच्चा है, गांव में यहाँ बना है, तो उसके लिए एक प्रधानमंत्री आवास करके हम एक परिवार के दुख में शामिल होने की एक मनोभावना से हम लोग काम किया है आज। और जो सबसे बड़ी चिंता हम लोगों की कि
जो लोग इसमें दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया समुचित धाराओं में और विवेचना करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको दंड मिले, तब पीड़ित परिवार को कुछ आत्मा को शांति मिलेगी। तो जितना भी हम लोग कर रहे हैं वैधानिक विधा भी हमारी है और इंसानियत के नाते संवेदना भी हमारी है। परिवार का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या की गई, जबकि पुलिस का आरोप है कि उसने आत्महत्या की है, तो इसको आप क्या जानकारी देंगे? पुलिस ने हत्या माना है, तभी उनके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा गया है पुलिस कर्मियों पर। तो पुलिस ने अपना काम किया, हुए अपने पुलिस पर ही मुकदमा, अगर दूसरी सरकार होती तो मुकदमा न लिखा जाता, पुलिसकर्मी बचा लिए जाते। तो पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा लिखा जाना, पुलिस मानती है कि हत्या की गई है। अब विवेचना पर जो तथ्य प्रकाश में आएंगे तो आएगा। पुलिस लगातार इस मामले में लीपापोती कर रही है। जिस थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है हत्या का, उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? जबकि आम आदमी कोई हत्या करता तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अभी इस विषय पर चर्चा हुई है कि जिनमें 7 साल से कम की सजा उसमें नहीं हो पाती है गिरफ्तारी। तो अभी जल्दी का मामला है, हम लोगों को सब आना जाना है, तो अधिकारी हम लोगों को तो सर ये तो हत्या का मामला है। हत्या का मामला, तो इसमें तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। वही बताओ, मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि जो भी अपराध करेगा उसके घर पर बुलडोजर चलवाएगा, तो ये पुलिस वालों का कब बुलडोजर चलेगा? नहीं, अभी तो भाई ताज़ा मामला है, विवेचना भी होगी, थोड़ा समय लगेगा। तो जो कार्रवाई बाबा मशहूर है बुलडोजर के लिए, लेकिन तो आखिर इन पुलिस वालों की गिरफ्तारी कब होगी? इसके लिए आप बातचीत नहीं, हम लोग अधिकारी से बात कर रहे हैं। हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं, हम विलम्ब हो गया, पीड़ित घर जाओ तो बात सुननी पड़ती है। तो निर्धारित समय हम पहले अधिकारी से बात करने वाले इसी विषय पर कि पूरी तैयारी करते कि ये घटना कब गिरफ्तारी को हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं। लेकिन चूँकि आपको हम 1 घंटा पहले बैठा रखा तो अच्छा नहीं लगता कि हम इतने सम्मानित लोगों को, समाज का तमाम काम है, जगह जगह कवरेज करोगे। नहीं सर, तो अभी आप अधिकारियों से मिले हैं ना? नहीं, अभी नहीं, वो विषय में बात या अपनी क्या बात रखेंगे? नहीं, लेकिन जिसमें गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी होगी। ये कब तक होगी? अब अभी बताने की बात करते हैं। चेयरमैन साहब, हेलो चेयरमैन साहब, ये कस्टोडियल डेथ का मामला है, पुलिस हिरासत में मौत। आप अभी बाबा जी का और मुख्यमंत्री जी का कर रहे थे, धारा के बारे में तमाम बात कर रहे थे। अपना उत्तर प्रदेश जो है वो पुलिस कस्टडी की मौत के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पर है। ये तो एक घटना हुआ, एक औपचारिकता है, आप आए हैं, ठीक है, उसकी मदद होनी चाहिए, हम ये संवेदनशील घटना है। ये जो पुलिस कस्टडी में मौत होती है, इसको लेके आप क्या करें, कैसे इसको रोका जाएगा? सिर्फ किसी एक जाति विशेष के बच्चे की बात नहीं है। पुलिस कस्टडी में होने वाली मौत, NCRB का जो आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार का आंकड़ा है, यूपी इज द नंबर 1 इन कस्टोडियल डेथ। आप आयोग के चेयरमैन हैं, इसको पुलिस के इस रवैये पर कैसे अंकुश लगेगा? देखिए, जो विषय आंकड़े आ रहे हैं तो आंकड़े को हम झूठा नहीं करते, लेकिन इस विषय पर एक समुचित कोई नीति बनेगी। जैसे ये बाथरूम में गया तो हैंगिंग का भी मामला है और हत्या का भी मामला। तो हत्या तो माना गया कि तभी मुकदमा लिखा गया, लेकिन एक उनका पक्ष है कि वो फांसी लगे, आत्महत्या क्या, 2 पहलू है। तो कस्टडी में मतलब हत्या होना और या आत्महत्या कर लेना, 2 पहलू अलग है। ये विवेचना पता चलेगा कि इसने आत्महत्या की है या पुलिस ने मारा है। तो जो कस्टडी की में हत्या या मृत्यु की बात है, तो अगर उसने आत्महत्या की तो बोले पुलिस कस्टडी में हत्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आत्महत्या हो गई। तो आपकी बात ठीक है कि आंकड़े पर प्रदेश ज़्यादा, जब बड़ा प्रदेश है तो निश्चित रूप से आंकड़े बड़े आएंगे उसमें, लेकिन इसका सुधार किया जाएगा। और हम वो जो आंकड़े हैं वो फिल्टर करके है, उसमें आत्महत्या शामिल नहीं है, उसमें वही मामले हैं जिसमें पुलिस कन्विक्टेड है कि यहाँ पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल डेथ हुई है, हत्या हुई है। हम मुख्यमंत्री से बात रखेंगे कि आंकड़े हैं और इन पर जो भी आप लोगों की राय से, सामाजिक राय से कोई ऐसी नीति बने कि घटनाएं ना हो। मृत युवक के परिजनों का आरोप है कि अभी तक उनसे कोई बड़ा अधिकारी मिलने नहीं आया और इसके साथ ही उन्हें आजमगढ़ पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं, उन्होंने CBI जांच की भी मांग की है। हम लोग गए थे तो अभी तो नहीं मांग किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की सही दिशा में काम कर रही है। हम लोगों से पीड़ितों के पिताजी मिले आए हैं, तो वहाँ मीडिया के लोग थे, तो उन्होंने ये बात नहीं कही थी, लेकिन ये कहा कि अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो हम CBI की जांच भी मांगेंगे और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं।
हम आयोग में हैं, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और हम पीड़ित के कदम से कदम मिला करके उसके साथ चलेंगे, जहाँ भरसक न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। जो जांच मांगेगा, जो हमारी सीमाएं हैं वहाँ तक काम करेंगे, फिर आगे अगर करेगा तो हम उसकी संस्तुति करेंगे। विपक्ष भी लामबंद है और वो भी सीबीआई की मांग कर रहा है। हाँ, लेकिन पीड़ित के पिता ने कहा कि हमको अगर यहाँ न्याय मिल जाता है तो हमको आगे नहीं, लेकिन अगर नहीं मिला तो हम जाएंगे सीबीआई, तो हम उसके साथ हैं। तो आप भी मांग करते हैं कि अगर सही से जांच नहीं तो सीबीआई नहीं, जांच पहले होगी? हो जाएगी। जब मुकदमा लिख गया, पुलिस पर मुकदमा लिख गया, अगर तो दूसरी अभी सरकार जेल नहीं गए मुकदमा ना? न लिखा जाता, अभी जेल नहीं गए ना पुलिस वाले? वो भी सब हो जाएगा। कब तक? जब नियम हो जाएगा, अभी जैसे है तो अभी तो जल्दी घटना विवेचना है। एक बहाना है, वो तो चलती रहती है। विवेचना तो पुलिस ही करेगी, विवेचना विभाग ही पुलिस करेगा। करेगी, वो तो निकाल देंगे नाम फिर आगे चल के, तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत रास्ते, अभी तो हम आयोग में इसको बुलाएंगे, हम आयोग में इसको संज्ञान लेंगे। आयोग ने संज्ञान लिया, हम आयोग में भी इनको बुलाएंगे। ठीक है। आवेदन लिया, हम आयोग में बुला के और वहाँ पर पूछेंगे अगर कहीं लापरवाही हुई तो। ठीक है। ठीक है। एनसीईआरटी की ही पुस्तकों से स्कूलों में पढ़ाए जाने को लेकर अभिभावक महासंघ के महासचिव गोविंद दुबे की अगुवाई में एक बार फिर अभिभावक लामबंद दिखे। अभिभावक महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन से मिला और जिलाधिकारी अध्यक्ष स्व वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क नियामक समिति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर मुनाफाखोरों पर लगाम लगाने की मांग किया। प्रदेश अध्यक्ष युधिष्ठिर दुबे ने बताया कि विगत कई वर्षों में निजी विद्यालय प्रबंधक एवं निजी प्रकाशकों के सांठगांठ से मुनाफाखोरी का पूरे प्रदेश में एक तंत्र विकसित हो गया है। जनपद आजमगढ़ के अभिभावक भी इस मुनाफाखोर गठबंधन से काफी पीड़ित हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें सस्ती और शासन के मानकों के अनुरूप है, वहीं निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का बाजार मूल्य काफी ज्यादा है। ऐसे में अभिभावकों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। समाज सेवी व महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि अपने चहेते निजी प्रकाशकों की पुस्तकों को अपने स्कूलों में लागू कराकर प्रकाशकों से सांठ-गांठ कर अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ऐसे मुनाफाखोर तंत्र का अभिभावक महासंघ पुरजोर विरोध करता है और अभिभावक हित में एनसीईआरटी की पुस्तकों लागू कराने की मांग करता है। समाज सेवी विवेक पांडेय व विनीत सिंह रीशु ने बताया कि अभिभावकों द्वारा बताया जा रहा है कि निजी प्रकाशकों की पुस्तकें एनसीईआरटी की पुस्तकों की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक महंगी है, जिसके कारण अभिभावकों का शोषण हो रहा है। जिला प्रशासन हस्तक्षेप करके एनसीईआरटी की पुस्तकों से बच्चों को शिक्षा देने का निर्देश जारी किया जाना अनिवार्य है। इस अवसर पर अरुण चौरसिया, आलोक कुमार पाठक, प्रदीप चौरसिया, अजय राय, आकाश शर्मा, अनूप गोंड, सतीश कुमार सिंह, सुरेंद्र उपाध्याय, सुजीत मिश्रा, अंजनी मिश्र, अरविंद कुमार पांडे, अरविंद पांडे, अजय नारायण पाठक, रविंद्र कुमार, शशिबिंद शर्मा, देवनाथ सिंह, ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव, विनीत सिंह रीशु, राजू सोनी, विवेक कुमार पांडे, अनिल तिवारी, भानु सिंह, अनिल वर्मा आदि मौजूद रहे। क्या पूरे देश में प्राइवेट प्रकाशकों और प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों के बीच के साठगांठ से एक मुनाफाखोरी का तंत्र विकसित हो गया है और अपना जनपद भी उससे अछूता नहीं है। बार बार हाई कोर्ट के आदेश, बार बार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, बार बार सरकारों के आदेश के बाद भी ये एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाना नहीं चाहते। एनसीईआरटी की किताबें निजी प्रकाशकों की किताबों से 5-7 गुना सस्ती पड़ती हैं और यदि ये एनसीईआरटी की किताब लागू कर दें तो अभिभावकों को काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन इनके मुनाफे पे बड़ा असर पड़ने वाला है। इसलिए ये तंत्र इस बात को हमेशा नकार देता है। तो हम लोग आज जनपद आजमगढ़ में जिला अध्यक्ष से मिलकर उनसे मांग करेंगे कि न्याय हित में, अभिभावकों के हित में
बच्चों के हित में प्रशासनिक हस्तक्षेप हो और NCERT की किताबों से ही शिक्षा दीक्षा दी जाए ताकि अभिभावकों को राहत मिले, क्योंकि NCERT की किताबें काफ़ी सस्ती हैं प्राइवेट प्रकाशकों की अपेक्षा। अभी कल हमने देखा जो बच्चे नर्सरी में नया एडमिशन ले रहे हैं वो अभी ABCD सीखने वाले हैं, क ख आ पढ़ने वाले हैं, उनके लिए किताबों का एक पैकेट है, पूरा पैकेज है जिसकी कीमत 3500 रुपये। और ये एक किसी निजी विद्यालय का हाल नहीं है, प्रदेश भर के निजी विद्यालयों का यही हाल है कि नर्सरी में भी 8 से 10 किताबें खरीदनी हैं जबरदस्ती। क्या कारण है कि अभिभावक महासंघ बार बार इन बातों को उठाता है, लेकिन ये शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के बाद भी चीज़ें लागू नहीं हो पा रही हैं? राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। हर वर्ष की भांति इस बार अभिभावक महासंघ की लड़ाई पूरे प्रदेश के बच्चों के हित के लिए और अभिभावकों के हित के लिए लड़ाई लड़ता है। पुनः कई बार अभिभावकों की शिकायतें इस सत्र में भी आना शुरू हो गई कि किताबों से लेके ड्रेस से लेके ये लूट का बाजार फिर से गर्म हो गया, क्योंकि फिर से नया सत्र शुरू होने वाला है। कई विद्यालय जनपद में लगभग आधी से ज़्यादा फीस बढ़ा दी है। तो इन सब चीज़ों को लेके आज हम आजमगढ़ जनपद में जिलाधिकारी के समक्ष संगठन के लोग और आजमगढ़ जनपद के आम अभिभावक हम लोग एक साथ जिलाधिकारी को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ये जो मुनाफाखोरी का बिजनेस इन लोगों ने शुरू किया है, जो कि हमारे संविधान में अनीति है। संविधान कहता है शिक्षा निःशुल्क है, तो निःशुल्क शिक्षा की बात ही खत्म, यहाँ तो शिक्षा टोटल व्यवसाय पे आधारित कर दी गई है निजी विद्यालयों द्वारा। सिर्फ अब मुझे लगता है बचा है आटा, चावल, गेहूं, अचार, नमक, तेल विद्यालय वालों को बेचना। और अब अगला कदम उनका यही होगा, क्योंकि जूते तक पहुंच चुके हैं, सर से टोपी से लेकर जूते तक पहुंच चुके हैं कि ये सब कुछ हमारे यहाँ से परचेज करना है। अब सिर्फ बच्चे के स्वास्थ्य का हवाला देके अब वो राशन और रोटी, चावल, दाल ये सब बेचने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय की रोटी और चावल और अनाज खाएगा बच्चा तो आपका स्वस्थ होगा। व्यवसाय का लेवल विद्यालय वालों का ये आ चुका है। तो आज इसी के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन देके प्रदेश सरकार तक ये सूचना देने का काम करने जा रहे हैं हम लोग। और अगर इस व्यवस्था पे अगर अमल नहीं होता है तो फिर आगे एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। अच्छा, जब एडमिशन का सत्र आता है तभी संगठन दिखाई देता है, उसके बाद पूरे साल गायब रहता है, क्या किस तरह से? तो संगठन अपना काम करता रहता है, क्योंकि इस समय शिकायतें ज़्यादा आती हैं। जब अभिभावकों पे एक मोटे बजट का बोझ होता है तो उनको लगता है साल, जैसे फीस हमने जमा की, फिर एक साल बीतता है, क्योंकि री एडमिशन हुआ, चाहे री एडमिशन के नाम पे तमाम नए नए नाम डाल दिए जाते हैं, तो उनसे अभिभावक जब पीड़ित होता है फिर एक साल बाद तो हमारा दरवाज़ा खटखटाता है, फिर हम मुखर होकर तब दिखते हैं आपको। अन्यथा हम संगठन के लिए हम लोग बैठ के और वो एक प्रवास के तौर पे काम करते हैं, ये उजागर करने वाली चीज़ नहीं। असर दिखाई देता है आप लोगों की आवाज़ उठाने का? क्या लगता है विद्यालय से किताबें अगर NCERT की लागू हो जाती है? सारी नहीं, कमोबेश लागू हुई है, लेकिन इसको 100% लागू करने से हमारे जनता पे, हमारे अभिभावकों पे एक बड़ा बोझ कम होगा, जो कि आज उनकी मोटी गाढ़ी कमाई का हिस्सा इन मनमाने तरह से इन लुटेरों के पास जा रहा है। उससे आजमगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को अब महानगर नहीं जाना होगा, क्योंकि आपके शहर आजमगढ़ के रैदोपुर में ही खुल गया है आकाश इंस्टीट्यूट, जो आपके सपने को साकार करेगा। नीट और जेईई के लिए परीक्षा सेवाओं में देश के अग्रणी शिक्षण संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड यानी ASL ने आजमगढ़ केंद्र लॉन्च की घोषणा करते हुए खुशी व्यक्त की है, जिसका परिचालन जल्द शुरू होगा। वर्तमान में आकाश इंस्टीट्यूट के 315 केंद्र संचालित है, जिसमें लखनऊ, दिल्ली, कोटा, कानपुर और वाराणसी के प्रमुख स्थान शामिल है, जहां छात्रों ने लगातार मजबूत शैक्षणिक परिणाम दिए हैं। गुरुवार को शहर के LIC2 बिल्डिंग रैदोपुर में स्थित आजमगढ़ केंद्र का उद्घाटन मंडलायुक्त आजमगढ़ मंडल विवेक
डीआईजी सुनील कुमार सिंह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। लॉन्च के बारे में बात करते हुए मुख्य अतिथि योगेश कुमार सिंह एकेडमिक हेड ने कहा कि हमें आजमगढ़ में अपने नए केंद्र के उद्घाटन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो हमारे मिशन का एक महत्वपूर्ण कदम है। छात्रों के करीब गुणवत्तापूर्ण कोचिंग लाना है। हमारा मुख्य ध्यान छात्रों को एक मजबूत शैक्षिक नींव, वैचारिक स्पष्टता और नीट और जेईई और जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए आत्मविश्वास से सशक्त बनाना है। यह केंद्र अनुभवी शिक्षकों, व्यापक अध्ययन सामग्री और छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किए गए एक आदर्श सीखने के माहौल से लैस होगा। हमें विश्वास है कि हर छात्र, चाहे वह कहीं भी हो, सर्वोत्तम शिक्षा और संसाधनों का हकदार है और यह विस्तार हमारी उसी प्रतिबद्धता को साकार करता है। आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विष्णु देव तिवारी, आनंद प्रकाश पांडे एवं आजमगढ़ सेंटर के सेंटर हेड विनीत कुमार सिंह ने कहा कि आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के साथ साथ एनटीएसई और ओलंपियाड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्टता हासिल करने के इच्छुक छात्रों के लिए गहन और प्रभावी तैयारी कार्यक्रम प्रदान करने के लिए जाना जाता है। संस्थान उच्च गुणवत्ता वाली परीक्षा तैयारी की सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो छात्रों को अपनी पूरी क्षमता पहचानने और उनके शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सशक्त बनाती है। आज हम आजमगढ़ ब्रांच की आज लॉन्चिंग है और सभी को पता है आकाश एजुकेशनल फील्ड में कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के लिए, मेडिकल और आईटी की प्रिपरेशन के लिए पूरे देश में इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं। आज की डेट में लगभग 300 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और वाराणसी भी पहले से बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आज यहाँ पे हम आजमगढ़ सेंटर का आज शुभारंभ हुआ है और ये पूरा क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा, जिसमें 8वीं 9वीं 10वीं 8th 9th 10th की फाउंडेशन की क्लासेस, 11th 12th से मेडिकल और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को और यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं, अब उनको कहीं बाहर, जैसे जनरली वो बच्चे लखनऊ या वाराणसी या कोटा दिल्ली जाते थे, अब उन्हें यहीं पे रह के वो सारी की सारी सुविधाएं जो टॉप लेवल पे इंस्टीट्यूट में होती है वो उनको आजमगढ़ में अपने घर के करीब में ये सब मिलेगा। सर, जैसे कोचिंग यहाँ बहुत सी खुल जाती है, लेकिन समस्या आती है फैकल्टी की और यहाँ की फीस स्ट्रक्चर। तो ये अफोर्डेबल आजमगढ़ के बच्चों के लिए रहे और फैकल्टी क्या यहाँ लोकल्स रखेंगे या बाहर से? नहीं, आकाश का एक जो इन्वॉल्वमेंट होता है, कभी भी लोकल फैकल्टी और ये चीज़ें नहीं होती। आकाश का एक मॉडल है जो हमारे फैकल्टी रिक्रूटमेंट और प्रोसेस, वो अनुभवी टीचर होते हैं, तो वो लोकल होना या यहाँ का ये आकाश के कॉर्पोरेट सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, कोचिंग तो बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन टॉप पे होना, रिजल्ट्स देना, आज मेडिकल के फील्ड में हर दूसरा और तीसरा पिछले 25 सालों से कोई भी डॉक्टर है तो कहीं न कहीं वो आकाश इंस्टीट्यूट से सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये आकाश की 36 वर्षों की लीगेसी है। पिछले 15-16 सालों से वाराणसी सेंटर भी यूपी में टॉप परफॉर्मर रहा है। आईआईटी के फील्ड में हमने पूर्वांचल का टॉप परफॉर्मर या आईआईटी जेईई की फर्स्ट रैंक तक भी आकाश के स्टूडेंट की रही है। तो ये अपने आप में एक अल्टीमेट रिजल्ट्स है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। दूसरा विषय, हमने फीस में भी, आजमगढ़ एक ग्रामीण परिवेश है और छोटा ज़िला है, और हम जब जा रहे हैं तो लगभग हमारी जो दिल्ली की फ़ीस है या लखनऊ की है या इवन वाराणसी पास में है, उससे भी यहाँ 25 से 30% फीस कम है। तो गार्जियंस और बच्चों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी इससे। आकाश को आज की डेट में 36 साल हो गए स्टार्ट हुए और आकाश रिजल्ट को लेके बेस्ट है। यह हम क्या, आकाश का एक काम करने का तरीका है, एक सिस्टम के तहत हम काम करते हैं। आज की डेट में किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए सिर्फ पढ़ाना ही ज़रूरी नहीं है या बच्चे को सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। टाइम टू टाइम हमें बच्चे को मोटिवेट करना पड़ता है, टाइम टू टाइम हमें बच्चे को देखना पड़ता है कि उसकी टेस्ट के एनालिसिस क्या है, टाइम टू टाइम उसको प्रैक्टिस करानी पड़ती है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है उसको ये बताना पड़ता है कि आपको पूरे साल पढ़ना क्या है। तो आकाश एक सिस्टम है, ना कि एक आदमी का नाम है या एक
कह लीजिए सेंटर का नाम है। तो एक सिस्टम है जिस सिस्टम को डेवलप करने में बहुत टाइम लगा और लगभग 200 या 300 ऐसे फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, बेंगलोर में बैठे हुए हैं, जिनका काम है टेस्ट पेपर्स को डेवलप करना, स्टडी मटेरियल्स को डेवलप करना, सारी चीज़ों को डेवलप करना। तो कोई भी जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जिस्टेंस नहीं है या जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे नहीं होते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स इन सिस्टम्स को डेवलप नहीं कर पाते। तो यदि एक बच्चा सफल होता है तो उस एक बच्चे के सफलता के पीछे 1, 2 या 3 टीचर का हाथ नहीं होता है, बल्कि पूरे एक सिस्टम का हाथ होता है। जिस सिस्टम में हम बोलें तो कम से कम 500 टीचर्स, 400 टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं एक बच्चे के सफलता के पीछे। तो ये आकाश का एक सिस्टम है जो आकाश को दूसरों से अलग करता है। और यदि कोई बच्चा कुछ पढ़ाई करता है तो वो उसको टाइम टू टाइम उसको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अपने रिज़ल्ट को, अपने रैंक को एनालाइज करने का मौका मिलता है। और ये मौका कोई भी इंस्टीट्यूट तभी दे पाएगा जब उसके पास नंबर ऑफ़ ब्रांचेस 400 से ज़्यादा होंगे और उसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट होंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो आकाश को दूसरों से अलग करती हैं। आजमगढ़ के बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? आजमगढ़ के बच्चों के लिए एक ही मैसेज रहेगा कि जो बच्चे 11 में हैं, 12 में हैं, उन बच्चों को पेरेंटल केयर की ज़रूरत होती है। वो बच्चे पेरेंट्स के साथ रहें, उनको दिल्ली, कोटा या कहीं दूर बहुत भागने की ज़रूरत नहीं। वो सारी सुविधाएं अब हम लेके उनके साथ उनके शहर में आए हैं, तो वो अपने बचपना या कह लीजिए अपने लाइफ को एंजॉय करें। पेरेंट्स भी अपने बच्चे के साथ अपने लाइफ को एंजॉय करें और साथ में बच्चे को जो अचीव करना आजमगढ़ में रहते हुए वो उनको सफलता मिले। हम इसके लिए पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। आजमगढ़ मेरा होम टाउन है, तो शुरू से मेरे दिल में ये इच्छा थी कि आजमगढ़ में आकाश का सेंटर होना चाहिए। विष्णु सर, आनंद सर से मैं पिछले 10 वर्षों से डिस्कस करता रहा कि सर आजमगढ़ में अपना एक सेंटर होना चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज़ है आजमगढ़ के लोगों के लिए कि जिनका बच्चा, मैंने देखा लास्ट 17 ईयर में मैंने देखा कि आजमगढ़ से बच्चे दिल्ली में, लखनऊ में, बॉम्बे में जाकर वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। उनकी सर्कल कैसी है, उनको खाना अच्छा नहीं मिल पा रहा था, बीमार पड़ रहे थे। अब वो बच्चे पेरेंट्स के साथ रहेंगे और मैंने नेशनल लेवल पर जो एनालिसिस की है वो बच्चे बेटर परफॉर्मर हैं जो पेरेंट्स के साथ रह के परफॉर्म करते हैं। तो आजमगढ़ के लिए ये बहुत अच्छा मौका है जिसमें बच्चे पेरेंट्स के सामने रहेंगे, उनके हॉस्टल का खर्चा बचेगा, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और साथ में पेरेंट्स के साथ रहकर बच्चे पढ़ाई अपनी करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आजमगढ़ के लिए। ससुर पर प्रताड़ना और ससुर के मित्र व उनकी पत्नी द्वारा आए दिन गाली गलौज करने का आरोप लगा एक बहू ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। मेहनगढ़ थाना क्षेत्र के जिगनी गांव निवासिनी करिश्मा सिंह पत्नी विवेक सिंह गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और एसपी को शिकायती पत्र सौंपा। शिकायती पत्र में करिश्मा सिंह ने आरोप लगाया कि वह अपने ससुर से लाचार, त्रस्त व परेशान है, अपने सम्मान, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। वह एक दिन के लिए अपने मायके गई थी। इस दौरान उनके ससुर ने कमरे का ताला तोड़कर अलमारी जिसमें साड़ियां, मेरे कान की बाली, एक अंगूठी, 8,700 नगद व मेरे श्रृंगार का सामान, ड्रेसिंग टेबल, गद्दा, तकिया, चूल्हा, सिलेंडर, फ्रिज व सारे बर्तन पिकअप से लाद कर लेते गए। कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं दिए। यही नहीं, करिश्मा सिंह ने आरोप लगाया कि उनके ससुर के परम मित्र व उनकी पत्नी द्वारा बार बार मुझे भद्दी भद्दी गाली दी जाती है व आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं जब इनके घर के सामने स्थित सरकारी मार्ग से आती जाती हूँ तब मुझे देखते ही तंज कसा जाता है। पूर्व में इनके बेटे द्वारा भी यही घटना की जा चुकी है। पीड़िता करिश्मा सिंह ने एसपी से उनके ससुर द्वारा लिया गया सारा सामान वापस दिलाने और उनके मित्र और उनकी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सर, मेरा शादी 2017 में 15 मई 5 को हुआ था। मेरी शादी के 2 महीने बाद से लोग मुझे परेशान करने लगे। मेरे ससुर कहते थे जाओ 1 बीघा खेत जुआ के लाओ, ये दो वो दो, मेरे साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए कहने लगे। जब मैं इनकार करती थी, जब मैं अपने पति से कहती थी तो वो उल्टा मुझे मारते थे, पीटते थे, बहुत गाली वाली देते थे। फिर मुझे मजबूरन न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।
मैं न्यायालय में आई, मेरा केस चल रहा है और आज के समय में भरण पोषण के मतलब सर उसमें 3500 रुपये बात दिए हैं, लेकिन ये लोग मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। अभी 1 महीना पहले हस्बैंड को मेरे जेल भेजा गया था, उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं और शायद कप्तान सर नहीं रहे होते तो वो जेल भी नहीं जा पाए होते। एसओ से कहा, मैंने अगर एसएचओ से भी कहा, हमने यहाँ से भी कहा, सिधारी एसओ से भी कहा, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं है। एक दिन के लिए सर मैं अपने मैके गई, वहाँ पे पैतृक जो मेरा घर है वहाँ मैं जबरदस्ती रह रही हूँ। और जब मेरी माँ को सर कैंसर है, कैंसर पीड़ित है, और मैं एक दिन के लिए मैके गई, मेरे ससुर पूरा सामान उठा के लेके चले गए। अभी तक तो था कि मैं होटल से मंगा के खा लेती थी। 9 दिन के व्रत में सर बताइए मैं कहाँ से खाऊंगी, कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। और एसएचओ साहब तो एकदम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। मैं थाना ले गए थे, मेरा बेड लेके चले गए, मेरा अलमारी लेके चले गए, मेरा फ्रिज लेके चले गए, उसमें मैंने 8700 रुपया रखा था वो लेके चले गए। उसके बाद एक कान की बाली थी, एक अंगूठी थी, वो लेके चले गए। जितना मेरे मायके से सामान मिला ऐसा सब लेके चले गए। एसी, वॉशिंग मशीन, सोफा, जितना सामान था सब लेके आजमगढ़ आ गए। गाली गलौज भी करते हैं जी, गाली गलौज जी, मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें वो मुझे धमकी दे रहे हैं। ग्रामीण न्यायालय में जाती हूँ सर, मेरा घरेलू हिंसा का है। जब मैं जाती हूँ तो रोक के मुझे कहते हैं साली मेरे लड़के को तुम जेल भिजवा दी, तुमको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं उसी के लिए मैं कप्तान सर के यहाँ आई। सर कप्तान सर से कही, फिर कप्तान सर ने एसएचओ से कहा, लेकिन एसएचओ अभी भी नहीं सुन रहे हैं। मैं चाहती हूँ सर मुझे न्याय मिल जाए, बस मुझे मेरा पैसा दे दें, जो मेरा है महीने का वो दे दें, मेरा सारा सामान लाके मेरे घर दे दें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी जीपीएस के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session. Play group 2 class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh.